कहते हैं कि एक जमाने में एक बहुत बड़ा सेठ हुआ करता था जिसके पास दौलत, जायदाद, नौकर, चाकर और दुनिया की हर आसाइश मौजूद थी। लेकिन उसके बावजूद जब वो शाम को अपने कारोबारी मामलात निपटाकर घर आता तो वो अक्सर थकन और जहनी दबाव का शिकार होता। दौलत के अंबार और इज्जत और शोहरत के बावजूद उसे दिल का सुकून मयस्सर न था। चुनाचे उसने अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए एक अजीब सा तरीका इख्तियार किया। उसने एक ऐसे शख्स को नौकर रख लिया जो दिमाग का कुछ मोटा और सादा फितरत का हामिल था। वो न ज्यादा समझदार था और न दुनियादारी जानता था, बस सीधा सादा, भूला भाला और नासमझ सा इंसान था। सेठ ने उसे अपने पास इसलिए रखा कि जब वो दिन भर के कामों से थक कर वापस आता तो अपने उस नौकर से उल्टे सीधे, बेमानी और अजीबोगरीब सवाल करता जिनके वो सादा दिल नौकर अपनी समझ के मुताबिक जवाबात देता। कभी वो सवालों के मतलब ही ना समझ पाता तो कभी उनके ऐसे जवाबात देता कि सुनकर सेठ कह के लगाने लगता। यूं हंसी हंसी में उसकी सारी थकन और दिन भर की उलझनें दूर हो जाती। सेठ को यह नौकर किसी मजाहिया किरदार की तरह लगता था जिसकी सादगी उसके लिए तफरी का सामान बन जाती। रफ्ता रफ्ता ये मामूल बन गया कि जब भी सेठ घर वापस आता वो उस सादा दिल नौकर को बुला लेता और उससे बातों का एक दिलचस्प सिलसिला शुरू हो जाता। नौकर तो अपनी फितरत के मुताबिक संजीदगी से जवाब देता, मगर उसकी बातों की मासूमियत और बेरब्ती सेठ के लिए खुशी और मुस्कुराहट का बाइस बन जाती। वक्त गुजरता रहा, सेठ की आदत पुख्ता हो गई और अब वो अपने नौकर की सादा बातों के बगैर दिन का इख्तिताम सोच भी नहीं सकता था। एक दिन इसी मामूल के दौरान सेठ के दिल में एक नया ख्याल आया। उसने सोचा कि क्यों ना आज उस नौकर की सादगी और कमअक्ली का कोई इम्तिहान लिया जाए। यूं तफरीह के साथ साथ कुछ नया मजा भी पैदा होगा। चुनाचे उसने अपनी अलमारी से एक सफेद छड़ी निकाली और उसे अपने नौकर के हाथ में थमा दी और बड़े संजीदा लहजे में बोला, ये छड़ी तुम अपने पास रख लो, लेकिन याद रखना इसे उस वक्त तक अपने पास ही रखना जब तक तुम्हें अपने से भी ज्यादा बेवकूफ कोई न मिल जाए। जब तुम्हें कोई ऐसा शख्स मिले जो तुमसे भी ज्यादा ना समझ हो तो ये छड़ी उसे दे देना। नौकर ने बड़ी मासूमियत से छड़ी पकड़ी, सर हिलाया और कहा, जी मालिक, जैसा आपका हुक्म। उसे अंदाजा ही न था कि ये मामूली सी बात आगे चलकर एक गहरी हकीकत का आईना बन जाएगी। वक्त गुजरता गया, दिन महीनों में और महीने बरसों में बदल गए। सेठ की दौलत, कारोबार और शोहरत में बेपनाह इजाफा होता गया। उसके घर में रोज नई चीजें आती, नौकर चाकर बढ़ते गए और घोड़ा गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मगर दूसरी तरफ वक्त के साथ साथ उसके जिस्म की ताकत भी कम होने लगी। वो जवानी की चुस्ती और तवानाई आहिस्ता आहिस्ता जवाल पजीर होती चली गई। अब वो अक्सर बीमार रहने लगा, कभी बुखार, कभी सांस की तकलीफ और कभी दिल का दर्द। बीमारियों ने उसे घेर लिया। वो अब ज्यादातर बिस्तर पर ही पड़ा रहता। उसके इर्द गिर्द महंगे इलाज के इंतजामात तो थे, मगर दिल का इत्मीनान कहीं खो गया था। एक दिन जब उसे महसूस हुआ कि अब उसकी जिंदगी के दिन गिने जा चुके हैं तो उसके दिल में एक अजीब सी निदामत ने जन्म लिया। उसे अपनी गुजरी हुई जिंदगी याद आने लगी। वो वक्त जब वो उस सादा दिल नौकर से मजाक किया करता था, उसकी मासूम बातों पर हंसता था और खुद को अक्ल व फहम का मालिक समझता था। अब बीमारी की शिद्दत ने उसे मजबूर कर दिया कि वो अपने ज़मीर का सामना करे। एक शाम जब उसकी हालत कुछ बेहतर महसूस हुई तो उसने अपने नौकर को बुलाने का हुक्म दिया। नौकर भागता हुआ आया और अपने मालिक के बिस्तर के करीब जा खड़ा हुआ। सेठ ने कमजोर आवाज में कहा, मेरे वफादार, आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें तुम्हारी सादगी और नासमझी का मजाक बनाकर अपनी खुशी हासिल की। मैंने तुम्हारे दिल को कभी नहीं समझा, तुम्हारे जज्बात से खेलता रहा और ये सब सिर्फ मैंने अपने वक्ती सुकून के लिए किया। ये सुनकर नौकर की आंखों में आंसू भर आए। वो लरसती हुई आवाज में बोला, मालिक, आप आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप हमेशा की तरह ठीक हो जाएंगे। सेठ ने ठंडी सांस ली और बोला, नहीं, अब वो दिन नहीं आएंगे। मैं बहुत दूर जा रहा हूं, ऐसी जगह जहां से कोई वापस नहीं आता। नौकर हैरान होकर बोला, क्या आप
सफर पर जा रहे हैं? जहाज से जाएंगे या घोड़ा गाड़ी में? सेठ के होंठों पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट आई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो फौरन बोला, नहीं, वहां न जहाज जाता है और न गाड़ी। वहां जाने के लिए मुल्क उल मौत खुद आता है। नौकर ने सादगी से पूछा, तो फिर आपने वहां के लिए तैयारी तो कर ली होगी ना? वहां रहने के लिए कोई बंगला खरीदा, नौकर चाकर रखे और कुछ सामान बांध लिया? सेठ खामोश हो गया और आंखें नीची करके बोला, नहीं, वहां के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। न घर, न खिदमत गुजार और न सामान। वहां सब खाली हाथ जाते हैं। ये सुनकर नौकर की मासूम आंखों में हैरत और फिक्र की झलक उभरी। वो कुछ देर खामोश खड़ा सोचता रहा, जैसे किसी बड़ी बात को समझने की कोशिश कर रहा हो। कुछ लम्हे तक वो सादा दिल नौकर गहरी सोच में डूबा रहा। उसकी आंखों में हैरत और संजीदगी के आसार नुमायां थे। वो शायद पहली बार अपने मालिक की बातों को इतनी गहराई से समझने की कोशिश कर रहा था। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद अचानक वो पलटा और तेजी से अपने कमरे की तरफ भाग गया। सेठ ने कमजोर आवाज में उसे आवाज दी, कहां जा रहे हो? मगर नौकर ने कोई जवाब न दिया। कुछ देर बाद जब वो वापस आया तो उसके हाथ में वही सफेद छड़ी थी जो बरसों पहले सेठ ने उसे दी थी। वो छड़ी थामे आहिस्ता आहिस्ता अपने बीमार मालिक के करीब आया और एक अजीब सी संजीदगी के साथ वो छड़ी आगे बढ़ाते हुए बोला, मालिक, ये छड़ी अब मैं आपको वापस देना चाहता हूं। सेठ ने कमजोर हाथों से छड़ी पकड़ी और उलझे हुए अंदाज में पूछा, ये क्यों? मैंने तो कहा था कि ये छड़ी तुम उस वक्त देना जब तुम्हें अपने से भी ज्यादा बेवकूफ कोई मिल जाए। क्या तुम्हें कोई ऐसा शख्स मिल गया है? नौकर ने गहरी सांस ली, फिर नरम मगर पुरज़्म लहजे में बोला, जी मालिक, मिल गया है, और वो शख्स आप हैं। ये सुनकर सेठ चौंक उठा। उसकी आंखों में हैरत और दुख की झलक उभरी। नौकर ने अपनी बात जारी रखी और कहा, मालिक, मैं तो सिर्फ एक सादा आदमी हूं। मेरा दिमाग भले मोटा हो, लेकिन आप तो दुनिया के बड़े अक्लमंद समझे जाते हैं। आपने सारी जिंदगी दिन रात एक करके इस दुनिया के लिए महलात बनाए, खजाने जमा किए, घोड़े गाड़ियां खरीदी, नौकर रखे, लेकिन जहां आप हमेशा के लिए रहने जा रहे हैं, वहां के लिए तो आपने कुछ भी नहीं कमाया। मैंने तो समझा था कि आप बहुत होशियार हैं, लेकिन अब लगता है कि आप मुझसे भी ज्यादा बेवकूफ निकले। मैं तो कम से कम जानता हूं कि इस दुनिया में सब कुछ आर्जी है, मगर आपने ये समझने में सारी जिंदगी लगा दी। सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। वो खामोशी से अपने नौकर की बात सुनता रहा। नौकर ने धीरे से कहा, आपने कहा था कि ये छड़ी उसको देनी है जो मुझसे भी ज्यादा बेवकूफ हो। तो मालिक, आज ये छड़ी आप ही को मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने से ज्यादा नादान इंसान किसी और को नहीं जानता। ये कहते हुए उसने छड़ी सेठ के हाथ में मजबूती से थमा दी। फिर चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, जैसे उसके दिल में कोई बोझ उतर रहा हो। सेठ ने उसके चेहरे की तरफ देखा, मगर कुछ बोल ना सका। नौकर की बातों ने उसके दिल में तेज खंजर की तरह चुभने वाले एहसासात पैदा कर दिए। वो सोचने लगा कि वाकई जिस सफर के लिए उसने कुछ भी तैयारी नहीं की, वही सफर अब उसके बिल्कुल करीब आ चुका है। नौकर की ये बातें सुनकर सेठ की आंखें भीग गईं। वो छड़ी को अपने हाथों में देखता रहा। उसे वो वक्त याद आया जब वो अपनी दौलत, ऐशो आराम और कामयाबियों पर खुशी महसूस करता था। उसे अपनी वो मजलिसें याद आईं जिनमें लोग उसकी तारीफें करते नहीं थकते थे। वो कारोबारी सौदे जो उसने खुशी से किए, वो महलनुमा बंगला जिसे बनाने में बरसों लगा दिए, वो कीमती घोड़े गाड़ियां जिन्हें खरीदकर वो खुशी महसूस करता था। मगर आज जब उसके सामने मौत की हकीकत खड़ी थी, तो सब कुछ बेकार लगने लगा। न वो दौलत काम आ रही थी, न वो जायदाद, और न वो नौकर जो उसके इशारे पर दौड़ते थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो धीमी आवाज में बोला, वाकई मैंने जिंदगी भर इस दुनिया के लिए सब कुछ जमा किया, मगर अपनी असल जिंदगी के लिए कुछ नहीं किया। उसके अल्फाज में ऐसा दर्द था कि सुनकर नौकर भी रोने लगा। लम्हा ब लम्हा सेठ की सांसें भारी होने लगी, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून उभर आया। शायद उसे पहली बार एहसास हुआ कि हकीकत क्या है और किस चीज को उसने नजरअंदाज कर दिया था। वो धीरे से बोला,
اے میرے अल्लाह, काश मैंने अपनी असल मंजिल के लिए तैयारी की होती. नौकर खामोशी से खड़ा था. उसके हाथ कांप रहे थे. दिल में एक अजीब सा खला महसूस हो रहा था. थोड़ी देर बाद सेठ की सांसें रुक गईं और वो उस सफर पर रवाना हो गया जिसका जिक्र वो खुद कर रहा था. कमरे में एक बोझल खामोशी छा गई. नौकर ने आहिस्तगी से छड़ी जमीन पर रखी, सेठ के चेहरे को देखा और जेरे लब कहा, मालिक, अब आपको समझ आ गई होगी कि दुनिया में रहना आर्जी है. असल जिंदगी वहां है जहां के लिए हम कुछ भी साथ नहीं ले जा सकते. वो चंद लम्हे तक वही खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया. उसके चेहरे पर गम के साथ साथ एक संजीदगी और शऊर की झलक थी. गोया वो सादा दिल नौकर आज एक बड़ी हकीकत समझ चुका था. दोस्तों, ये सिर्फ एक अमीर और एक गरीब की कहानी नहीं थी, बल्कि हर इंसान के लिए एक आईना था. हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम भी अपनी जिंदगी को इसी तरह आर्जी चीजों के पीछे जाया कर रहे हैं? क्या हमने अपनी आखिरत के लिए कुछ जमा किया? इस दुनिया के मालो मता का अंजाम वही है जो सेठ का हुआ. सब कुछ यहीं रह जाएगा. असल कामयाबी तो उस तैयारी में है जो उस सफर के लिए हो जहां वापसी नहीं. ये कहानी हमें एक निहायत गहरा सबक देती है कि दुनिया की जिंदगी महज एक आर्जी क़यामगाह है, जहां रहने का मकसद सिर्फ दौलत जमा करना, बड़े घर बनाना या आसाइशों में खो जाना नहीं, बल्कि असल मकसद अपनी आखिरत की तैयारी करना है. हम अक्सर अपनी जिंदगी के कीमती साल दुनियावी कामयाबियों के पीछे गुजार देते हैं, मगर जब जिंदगी का सफर खत्म होने को होता है तब एहसास होता है कि हमने अपनी असल मंजिल के लिए कुछ भी तैयार नहीं किया. कहानी का बेवकूफ नौकर दरअसल वो शख्स बन गया जिसने हकीकत को पहचान लिया, जबकि अक्लमंद समझे जाने वाला सेठ आखिरत की फिक्र से गाफिल रहा. ये कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया की चमक दमक फानी है और वो लम्हा जरूर आएगा जब हमें खाली हाथ इस दुनिया से जाना होगा. इसलिए अक्लमंदी इसी में है कि इंसान अपनी मौजूदा जिंदगी के साथ साथ अपनी अबदी जिंदगी के लिए भी नेक आमाल, सदका, खिदमत खल्क और ईमान के जखीरे जमा करे. यही वो असल सरमाया है जो हमारे साथ कब्र में जाएगा.